हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम सब पढ़ रहे हैं जियोग्राफी क्लास 11th की। यह हमारा पार्ट पार्ट फर्स्ट है। इकाई सेकंड पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे आज। पृथ्वी इकाई के विवरण, जिसमें पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, विग्नर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, प्लेट विवर्तन की, भूकंप एवं ज्वालामुखी। तो आइए शुरू करते हैं। यह प्रीलिम्स और मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास हमारी यह सेकंड चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास सेकंड चैप्टर। तो चलिए देखते हैं। क्या आपको वह कविता याद है जो आपने अपनी नर्सरी की कक्षा में पढ़ी थी? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। बचपन से ही तारों तारों भरी रातों ने हमें हमें हमेशा आकर्षित किया है। आपने इन तारों के बारे में सोचा होगा और असंख्य प्रश्न आपके दिमाग में आए होंगे। कुछ इस प्रकार के प्रश्न जैसे आकाश में कितने तारे हैं, ये तारे कैसे बने हैं, क्या आपको आकाश के अंत तक पहुंच सकते हैं। इन इन प्रश्नों के अतिरिक्त कई प्रश्न आपके दिमाग में और आए होंगे। तो कई बार हमारे दिमाग में आता है, अक्सर हम सोचते हैं इसके बारे में। इस अध्याय में आप जानेंगे कि टिमटिमाते तारे छोटे तारे कैसे बने। इसके साथ ही आप पृथ्वी की उत्पत्ति व विकास की कहानी पढ़ेंगे। तो यह हमारा एक फ्रेम रहा जिसके बारे में आज हम जानेंगे। आरंभिक सिद्धांत क्या था पृथ्वी की आंतरिक संरचना का या फिर उत्पत्ति का? आरंभिक सिद्धांत पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न दार्शनिकों और वैज्ञानिकों की अनेक परिकल्पनाएं प्रस्तुत की हैं, जिनमें से एक प्रारंभिक एवं लोकप्रिय मत जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट का है। 1796 ईस्वी में गणितज्ञ लाप्लेस ने इसका संशोधन प्रस्तुत किया कि निहारिका परिकल्पना के नाम से जाना जाता है। अगर हमसे पूछा गया कि निहारिका परिकल्पना किसने दिया था, तो इसमें हम इमैनुअल कांट का भी और गणितज्ञ लाप्लेस का भी नाम पर देखेंगे। इस परिकल्पना के अनुसार ग्रहों का निर्माण धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादल से हुआ है, जो कि सूर्य की युवावस्था से संबद्ध थे। 1950 ईस्वी में रूस के आटो सिमिड व जर्मनी के कार्ल वाइसजास्कर ने निहारिका परिकल्पना में कुछ संशोधन किया। उनके विचार से सूर्य एक सौर निहारिका से घिरा हुआ है, जो मुख्यतः हाइड्रोजन, हीलियम और धूली कणों से बनी थी। इन कणों के घर्षण व टकराने से, यानी कोलिजन से एक एक चपटी तस्तरी की आकृति के बादल का निर्माण हुआ और अभिवृद्धि प्रक्रम के द्वारा ही ग्रहों का निर्माण हुआ। अंतोगत अंतोत अंतोतगत्वा वैज्ञानिकों ने पृथ्वी या अन्य ग्रहों का ही नहीं, वरना पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी समस्याओं को समझने का प्रयास किया। आधुनिक सिद्धांत देखते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति का। आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत यानी बिग बैंग थ्योरी है। इसे विस्तारित ब्रह्मांड या परिकल्पना यानी एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। 1920 में एडविन हब्बल ने प्रमाण दिए कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। समय बीतने के साथ आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर हो रही हैं। आप प्रयोग कर जान सकते हैं कि ब्रह्मांड विस्तार का क्या अर्थ है। एक गुब्बारा ले और उस पर कुछ निशान लगाएं जिसको आकाशगंगाएं मान लें। तो इस तरीके से एक प्रैक्टिकल है। आप इसी तरीके से हम समझ सकते हैं कि आखिर आकाशगंगाएं क्या होती है।
जब आप इस गुब्बारे को फुलाएंगे तो गुब्बारे पर लगे निशान गुब्बारे के फैलने के साथ साथ एक दूसरे से दूर जाते प्रतीत होंगे। इस प्रकार आकाश गंगाओं के बीच की दूरी भी बढ़ रही है। परिणाम स्वरूप ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है। यद्यपि आप पाएंगे कि गुब्बारे पर लगे चिन्हों के बीच की दूरी अतिरिक्त चिन्ह स्वयं भी बढ़ रहे हैं, जबकि यह तथ्य के अनुरूप नहीं है। वैज्ञानिक मानते हैं कि आकाश गंगाओं के बीच की दूरी बढ़ रही है, परंतु प्रेक्षण आकाशगंगाओं के विस्तार को सिद्ध नहीं करते। अतः गुब्बारे का उदाहरण आंशिक रूप से ही मान्य है। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार निम्न अवस्थाओं में हुआ है। यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरीके से। यहाँ पे एक देखिए, एक दिया है एकाकी परमाणु का चित्र। तो यहाँ पे पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट, आरंभिक से वे सभी पदार्थ जिनमें ब्रह्मांड बना है छोटे गोलक यानी एकाकी परमाणु के रूप में एक ही स्थान पर स्थित है, जिनका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म एवं तापमान घनत्व अनंत था। दूसरा टॉपिक है बिग बैंग की प्रक्रिया। इस अति छोटे गोलक में भीषण विस्फोट हुआ। इस प्रकार की विस्फोट प्रक्रिया से बृहद विस्तार हुआ। वैज्ञानिकों का विश्वास है कि बिग बैंग की घटना आज से 13.7 अरब वर्ष से पहले हुई थी। ब्रह्मांड का विस्तार आज भी जारी है। विस्तार के कारण कुछ ऊर्जा पदार्थ में परिवर्तित हो गई है। विस्फोट के बाद 1 सेकंड के अल्पांश के अंतर्गत ही बृहद विस्तार हुआ। इसके बाद विस्तार की गति धीमी पड़ गई। बिग बैंग होने के आरंभिक 3 मिनट के अंतर्गत ही परमाणु का निर्माण हुआ। बिग बैंग से 3 लाख वर्षों के दौरान तापमान 45 डिग्री केल्विन तक गिर गया और परमाणु पदार्थ का निर्माण हुआ। ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया। ब्रह्मांड के विस्तार का अर्थ है आकाश गंगाओं के बीच की दूरी का विस्तार होना। हॉयल ने इसका विकल्प स्थिर अवस्था या संकल्पना के नाम से प्रस्तुत किया। इस संकल्पना के अनुसार ब्रह्मांड किसी भी समय एक ही जैसा रहा है। यद्यपि ब्रह्मांड के विस्तार संबंधी अनेक प्रमाणों के मिलने पर वैज्ञानिक समुदाय अब ब्रह्मांड विस्तार के सिद्धांत के ही पक्षधर हैं। तारों का निर्माण किस तरीके से हुआ, अब हम इसके बारे में देखते हैं। तारों का निर्माण। प्रारंभिक ब्रह्मांड में ऊर्जा व पदार्थ का विस्तार समान नहीं। घनत्व में आरंभिक भिन्नता के गुरुत्वाकर्षण बलों में भिन्नता आई, जिसके परिणाम स्वरूप पदार्थ का एकत्रण हुआ। यही एकत्रण आकाशगंगाओं के विकास का आधार बना। एक आकाशगंगाएं असंख्य तारों का समूह है। आकाशगंगाओं का विस्तार इतना अधिक होता है कि उनकी दूरी हजारों प्रकाश वर्षों में यानी लाइट ईयर्स में मापी जाती है। एक अकेली आकाशगंगा का व्यास 80,000 से 1,50,000 प्रकाश वर्ष के बीच हो सकता है। तो इस तरीके से आकाशगंगाओं का विस्तार होता है। एक आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संचय से होती है, जिसे निहारिका कहा जाता है, नेबुला। क्रमशः इस बढ़ती हुई निहारिका में गैस के झुंड विकसित हुए। ये झुंड बढ़ते बढ़ते घने गैसीय पिंड बने हैं, जिनसे तारों का निर्माण आरंभ हुआ। ऐसी विश्वास ऐसे विश्वास किया जाता है कि तारों का निर्माण लगभग 5 से 6 अरब वर्ष पहले हुआ। अब प्रकाश वर्ष क्या होता है देख लेते हैं। प्रकाश वर्ष लाइट ईयर समय का नहीं वरन दूरी का माप है। प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। विचारणीय है कि एक साल में प्रकाश जितनी दूरी तय करेगा वह एक प्रकाश वर्ष होगा। यह 9.46 गुणे 10 घातांक 12 किलोमीटर के बराबर है। पृथ्वी व सूर्य की औसत दूरी 14,95,98,000 किलोमीटर है। प्रकाश वर्ष के संदर्भ में यह प्रकाश वर्ष का केवल 8.311 है। अब देखिए ग्रहों का निर्माण किस तरीके से हुआ। ग्रहों का निर्माण। ग्रहों के विकास की निम्नलिखित अवस्थाएं मानी जाती हैं। तारे निहारिका के गैस के गुंथित झुंड हैं। इन गुंथित झुंडों को गुरुत्वाकर्षण बल से गैसी बादल में क्रूड का निर्माण हुआ है। इस गैसी क्रूड के चारों धूल व तरफ गैस व धूल कणे घूमती हुई तस्तरी विकसित करती हैं, रोटेटिंग डिस्क।
अगला पॉइंट है कि अगली अवस्था में गैसीय बादल का संघनन आरंभ हुआ और क्रोट को ढकने वाला पदार्थ छोटे गोलों के रूप में विकसित हुआ। ये छोटे गोले ससंजन यानी अणुओं के पारस्परिक आकर्षण प्रक्रिया द्वारा ग्रहाणुओं में विकसित हुए। संघटन कोलिजन की क्रिया कोलिजन की क्रिया द्वारा बड़े पिंड बनने शुरू हुए और गुरुत्वाकर्षण बल के परिणाम स्वरूप ये आपस में जुड़ गए। छोटे पिंडों की अधिक संख्या ही ग्रहाणु है। तीसरा पॉइंट है अंतिम अवस्था में इन अनेक छोटे ग्रहाणुओं के समवर्धित होने पर कुछ बड़े पिंड ग्रहों के रूप में बने। अब देखिए पृथ्वी का उद्भव कैसे हुआ। पृथ्वी का उद्भव, क्या आप जानते हैं कि प्रारंभ में पृथ्वी चट्टानी गर्म और वीरान ग्रह थी जिसका वायुमंडल विरल था जो हाइड्रोजन हीलियम से बना था। यह आज की पृथ्वी के वायुमंडल से बहुत अलग था। अतः कुछ ऐसी घटनाएं एवं क्रियाएं अवश्य हुई होंगी जिनके कारण चट्टानी वीरान व गर्म पृथ्वी एक सुंदर ग्रह में परिवर्तित हुई जहां बहुत सा पानी तथा जीवन के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध हुआ। अगले कुछ भागों में आप पढ़ेंगे कि आज से 460 करोड़ सालों के दौरान इस ग्रह पर जीवन का विकास कैसे हुआ। पृथ्वी की संरचना परतदार और वायुमंडल के बाहरी छोटे से पृथ्वी के कोण तक जो पदार्थ है वे एक समान नहीं है। वायुमंडलीय पदार्थ का घनत्व सबसे कम है। पृथ्वी की सतह से इनके भीतरी भाग तक अनेक मंडल हैं और हर एक भाग के पदार्थ की अलग अलग विशेषताएं हैं। पृथ्वी की परतदार संरचना कैसे विकसित हुई। अब चलिए हम स्थल मंडल का विकास देखते हैं। स्थल मंडल का विकास, ग्रहाणु व दूसरे खगोलीय पिंड ज्यादातर एक जैसे ही घने और हल्के पदार्थों के मिश्रण से बने हैं। उल्काओं के उल्काओं के अध्ययन से हमें इस बात का पता चलता है कि बहुत से ग्रहाणुओं के इकट्ठा होने से ग्रह बने। पृथ्वी की रचना भी इसी प्रक्रम के अनुरूप हुई। जब पदार्थ गुरुत्व बल के कारण संहत हो रहा हो तो उन इकट्ठा होते हुए पिंडों ने पदार्थों को प्रभावित किया। इससे अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न हुई। यह क्रिया जारी रही और उत्पन्न ताप से पदार्थ पिघलने गलने लगा। ऐसा पृथ्वी की उत्पत्ति के दौरान और पृथ्वी के तुरंत बाद हुआ। अत्यधिक ताप के कारण पृथ्वी आंशिक रूप से द्रव अवस्था में रह गई और तापमान की अधिकता के कारण ही हल्के और भारी घनत्व के मिश्रण वाले पदार्थ घनत्व के अंतर के कारण अलग हो गए। इसी अलगाव से भारी पदार्थ जैसे लोहा पृथ्वी के केंद्र में चले गए और हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह या ऊपरी भाग की तरफ आ गए। समय के साथ यह ठंडे होते हुए और ठोस रूप में परिवर्तित होकर छोटे आकार के हो गए। अंततोगत्वा यह पृथ्वी की भूपर्पटी के रूप में विकसित हो गए। यह पृथ्वी हल्के व भारी घनत्व वाले पदार्थों के पृथक होने की इस प्रक्रिया को विभेदन डिफरेंशिएशन कहा जाता है। चंद्रमा की उत्पत्ति के दौरान भीषण संघट यानी गायंट इम्पैक्ट के कारण पृथ्वी का तापमान पुनः बढ़ा, फिर ऊर्जा उत्पन्न हुई और यह विभेदन का दूसरा चरण था। विभेदन की इस प्रक्रिया के द्वारा पृथ्वी का पदार्थ अनेक परतों से अलग हो गया। पृथ्वी के धरातल से क्रोड तक कई परतें पाई जाती हैं, जैसे क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर और आंतरिक क्रोड। पृथ्वी के ऊपरी भाग से आंतरिक भाग तक पदार्थ का घनत्व बढ़ता है। हर परत की विशेषताओं का विस्तार पूर्वक अध्ययन हम अगले अध्याय में करेंगे। जो हमारा आने वाला चैप्टर है उसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। वायुमंडल व जलमंडल का विकास। वायुमंडल व जलमंडल का विकास, पृथ्वी के वायुमंडल की वर्तमान संरचना में नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन का प्रमुख योगदान है। वायुमंडल की संरचना व संगठन 8वें अध्याय में बताई गई है।
वर्तमान वायुमंडल के विकास की 3 अवस्थाएँ हैं। पहली अवस्था में आदिकालिक वायुमंडलीय गैसों का हास्य है। दूसरी अवस्था में पृथ्वी के भीतर से निकले भाप एवं जलवाष्प के वायुमंडल के विकास में सहयोग किया है। अंत में वायुमंडल की संरचना को जैवमंडल के प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस में संशोधन किया है। प्रारंभिक वायुमंडल जिसमें हाइड्रोजन व हीलियम की अधिकता थी, सौर पवन के कारण पृथ्वी से दूर हो गया। ऐसा केवल पृथ्वी पर ही नहीं वरन सभी पार्थिव ग्रहों पर हुआ। अर्थात सभी पार्थिव ग्रहों से सौर पवन के प्रभाव के कारण आदिकालिक वायुमंडल या तो दूर धकेल दिया गया या समाप्त हो गया। वायुमंडल के विकास की पहली अवस्था थी। पृथ्वी के ठंडा होने और विभेदन के दौरान पृथ्वी के अंदरूनी भाग से बहुत सी गैसों का जलवाष्प बाहर निकले। इसी से आज के वायुमंडल का उद्भव हुआ। आरंभ में वायुमंडल में जलवाष्प नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन व अमोनिया की अधिक मात्रा में और स्वतंत्र ऑक्सीजन बहुत कम थी। वह प्रक्रिया जिससे पृथ्वी के भीतर भाग से गैसें धरती पर आई, इसे गैस उत्सर्जन या डिगैसिंग कहा जाता है। लगातार ज्वालामुखी विस्फोट से वायुमंडल में जलवाष्प व गैस बढ़ने लगी। पृथ्वी के ठंडा होने के साथ साथ जलवाष्प का संघनन शुरू हो गया। वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड की वर्षा के पानी में घुलने से तापमान और अधिक गिरावट आई। फलस्वरूप अधिक संघनन व अत्यधिक वर्षा हुई। पृथ्वी के धरातल व वर्षा का जल गर्तों में इकट्ठा होने लगा, जिससे महासागर बने। पृथ्वी पर उपस्थित महासागर पृथ्वी की उत्पत्ति से लगभग 50 करोड़ सालों के अंतर्गत बने। इसे हमें पता चलता है कि महासागर 400 साल पुराने हैं। लगभग 380 करोड़ साल पहले जीवन का विकास आरंभ हुआ। यद्यपि लगभग 250 से 300 करोड़ करोड़ साल पहले प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया विकसित हुई। लंबे समय तक जीवन केवल महासागरों तक सीमित रहा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन में बढ़ोतरी महासागरों की देन है। धीरे धीरे महासागर ऑक्सीजन से संतृप्त हो गए। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 200 करोड़ वर्ष पूर्व पूर्ण रूप से भर गई। अब यहाँ से शुरू होती है जीवन की उत्पत्ति। पृथ्वी की उत्पत्ति का अंतिम चरण जीवन की उत्पत्ति व विकास से संबंधित है। निसंदेह पृथ्वी का आरंभिक वायुमंडल जीवन के विकास के लिए अनुकूल नहीं था। आधुनिक वैज्ञानिक जीवन की उत्पत्ति को एक तरह की रासायनिक प्रतिक्रिया बताते हैं, जिससे पहले जटिल जैव कार्बनिक अणु कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने, उनका समूहन हुआ। यह समूहन ऐसा था जो आपको जो अपने आप को दोहराता था, यानी पुनः बनने में सक्षम था, रिसाइकलिंग किया जा सकता था और निर्जीव पदार्थ जो जीवित तत्व में परिवर्तित कर सका। हमारे ग्रह पर जीवन के अलग अलग समय की चट्टानों में पाए जाने वाले जीवाश्म के रूप है। 300 करोड़ साल पुरानी भूगर्भिक सेलों में पाई जाने वाली सूक्ष्मदर्शी संरचना आज की शैवाल यानी ब्लू ग्रीन एल्गी की संरचना से मिलती जुलती है। यह कल्पना की जा सकती है कि इससे पहले समय में साधारण संरचना वाली शैवाल रही होगी। यह माना जाता है कि जीवन का विकास लगभग 380 करोड़ वर्ष पहले आरंभ हुआ। एक कोसी जीवाणु से आज के मनुष्य तक जीवन का विकास का सार भूवैज्ञानिक काल्य मापक्रम से किया जा सकता है। तो यह चैप्टर काफी छोटा था। कुछ अभ्यास प्रश्न दिया गया है, इनको हम देख लेते हैं। अभ्यास प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न है। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पृथ्वी की आयु को प्रदर्शित करती है। तो हमारी हो जाइए 4.6 अरब वर्ष। दूसरा है कि निम्नलिखित में कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण व संशोधन में सहायक नहीं। इसका सही उत्तर है विभेदन। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर जीवन निम्नलिखित में से कितने वर्ष पहले आरंभ हुआ। इसका सही उत्तर है 3 अरब 80 करोड़ वर्ष पहले। तो आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू सो मच।